चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। 1000 साल के इतिहास के सफर पर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक जासूसी कहानी की तरह है, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि इतिहासकार कैसे अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पहले सुराग के लिए? जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये एक ही जगह के दो नक्शे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन इन्हें बनाने में लगभग 600 साल का फासला है। बाईं तरफ वाला नक्शा है 1154 का और दाईं तरफ वाला 1720 का। सवाल यह है कि ये इतने अलग कैसे हो सकते हैं? बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का दिल है। तो हमारा पहला सुराग, ये दो नक्शे, ये सिर्फ कागज पर खींची लकीरें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग दुनियाओं में झांकने की खिड़कियां हैं। ये हमें बताती हैं कि वक्त के साथ दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। अल इदरीसी के 1154 वाले नक्शे को देखिए। सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लगता है ना? दक्षिण भारत ऊपर है और श्रीलंका सबसे टॉप पर। अब सीधे 600 साल आगे आते हैं और फ्रांसीसी नक्शे को देखते हैं। ये ज्यादा जाना पहचाना लगता है और खासकर इसके तटीय इलाके वो बहुत डिटेल में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे यूरोपीय नाविक व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। इतिहास में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ होता है। नक्शा किसने बनाया, क्यों बनाया और वो दुनिया को कैसे देखता था, ये सारी बातें उस नक्शे को आकार देती हैं जिसे हम आज देख रहे हैं। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और उलझाते हैं। अगर नक्शे बदल सकते हैं तो उन शब्दों का क्या जो हम अतीत को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी वक्त के साथ अपना मतलब बदल लेते हैं? मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में एक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के लिए इसका मतलब था बस पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका। लेकिन 16वीं सदी तक आते आते बाबर ने इसी शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जानवरों और संस्कृति को बताने के लिए किया। और आज हम इसे भारत के एक मॉडर्न देश से जोड़ते हैं, जो इन दोनों मतलबों से बिल्कुल अलग है। या फिर एक और बहुत आम सा शब्द, विदेशी। आज इसका मतलब है कोई ऐसा जो भारतीय ना हो, पर मध्यकाल में इसका मतलब था कोई भी अजनबी जो गांव या समाज का हिस्सा नहीं था। मतलब एक शहर में रहने वाला इंसान जंगल में रहने वाले को विदेशी कह सकता था, भले ही दोनों एक ही इलाके में रहते हों। तो बात यह है कि शब्द वही रहते हैं, पर उनके मायने बदल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर नक्शे और शब्द इतने धोखेबाज हो सकते हैं, तो इतिहासकार आखिर करते क्या हैं? वो कैसे अतीत की कहानी को जोड़ते हैं? चलिए उनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। इन 1000 सालों के दौरान एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो था कागज। जैसे जैसे कागज सस्ता और आसानी से मिलने लगा, लिखे हुए रिकॉर्ड्स की जैसे बाढ़ आ गई। धार्मिक ग्रंथों से लेकर अदालती दस्तावेजों तक हर चीज लिखी जाने लगी, और ये रिकॉर्ड आज इतिहासकारों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन एक मिनट, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो फिर जानकारी फैलती कैसे थी? ये काम करते थे मुंशी या लेखक, जो हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते थे। जैसा कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये बहुत ही मेहनत और बारीकी का काम था। हम सबने कभी ना कभी अपने दोस्त की होमवर्क कॉपी तो की ही है ना? कभी कभी लिखावट समझ नहीं आती तो हम बस अंदाजा लगा लेते हैं। बस सदियों पहले पांडुलिपियों की नकल करना भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। अब जरा इन दो लिखावटों को देखिए। बाईं तरफ है नस्तालीक स्टाइल, जो साफ सुथरी है, लेकिन दाईं तरफ की शिकस्ता स्टाइल को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अब जरा सोचिए, सदियों तक जब एक से एक नकल होती गई तो कितनी छोटी छोटी गलतियां हुई होंगी, जिससे एक ही किताब के कई अलग अलग वर्जन बन गए। इन मुश्किल सोर्सेस से इतिहासकार सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं निकालते, बल्कि वो समाज में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर बनाते हैं। ये 1000 साल का दौर भारी उथल पुथल और बदलाव का समय था। इस दौर में नई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे सिंचाई के लिए रहट या पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होने लगा। इन आविष्कारों ने खेती बाड़ी और लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, लोगों के साथ साथ नए विचार, नई फसलें और यहाँ तक के नए पेय पदार्थ भी आए। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। सोचिए, ये सब चीज़ें इसी दौर में हमारे उपमहाद्वीप में आई और हमेशा के लिए हमारी थाली और हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गई। बात सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं थी, समाज का ताना बाना भी बदल रहा था। राजपूत जैसे नए और ताकतवर ग्रुप सामने आए,
और समाज काम और बैकग्राउंड के आधार पर जातियों में और भी ज्यादा बंट गया, जिससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो हमारे पास बदलते नक्शे हैं, बदलते शब्द हैं और हजारों साल के बदलाव को बताने वाले जटिल स्रोत भी हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इतिहासकार इस विशाल उलझी हुई कहानी को तरतीब कैसे देते हैं, इसे समझते कैसे हैं? ये टेबल दो अलग अलग नजरियों को दिखाता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को शासक के धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश दौर में बांट दिया, लेकिन ये तरीका समाज की पूरी सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए आज के इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक बदलावों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये मानते हुए कि इतिहास कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये जो मध्यकाल को एक अंधेरा और ठहरा हुआ जमाना मान लिया जाता है, वो सोच बिल्कुल गलत है। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये लगातार बदलाव और आर्थिक तरक्की का समय था। असल में ये इलाका इतना अमीर था कि इसने यूरोप की बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों को अपनी ओर खींचा। तो हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर हमारे सारे औजार, नक्शे, शब्द, स्रोत सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, तो क्या इतिहास की कोई एक पक्की आखिरी कहानी हो सकती है? या इतिहास हमेशा एक ऐसी पहेली है जिसे हम सुलझाते रहते हैं, पर जो शायद कभी पूरी तरह हल नहीं होती?